जय हो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है युवा मन। एक ऐसे युवा जिनको हमने आज आमंत्रित किया है, जिनके अंदर प्रतिभा ईश्वर ने कूट कूट कर भरी है और वो प्रतिभा का प्रस्फुटन नियमित हो रहा है। वो एक सिंगर भी हैं, वो एक डांसर भी हैं, वो एक लेखिका भी हैं, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और एक खेल में नहीं कई खेलों में आपने अपना कमाल किया है और राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेला है और चिंतक भी ये बन गई हैं क्योंकि विषयों पर गहन चिंतन कर रही हैं और संवेदना के स्तर पर भी निरंतर आगे बढ़ रही हैं। यानी समाज का परिवर्तन का भाव इनके अंदर है, इसीलिए इन्होंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी भी कर लिया है और अब संगीत में आप विशारद हैं और विशारद होने के साथ में अब आगे आप नृत्य में भी आप अपना दखल दे रही हैं। इतना सब कुछ, इतना बड़ा पिटारा लेके चलना बड़ा मुश्किल है, कैसे लेके चल रही हैं? श्वेता राजवंशी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। नृत्य में मैंने विशारद किया है, संगीत अच्छा। में मैंने डिप्लोमा अच्छा। किया था और ये बस ऊपर वाले की कृपा है और मैं मेरे अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उसको बस फॉलो करती जा रही हूँ। मेरी तरह बहुत से बच्चे हैं, बहुत से मेरे साथ में लोग हैं जो अपने अंदर की जिज्ञासाओं को जो आज फॉलो कर रहे हैं और उन्हें अवसर मिल रहे हैं, जीवन अवसर देते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जो और मोटिवेट करते हैं। तो बस फिर चीज़ें मैं फॉलो करती जा रही हूँ, अपने आप को और निखारती और तराशती जा रही हूँ। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो अगर आप घूमते रहते हैं तो जिज्ञासा और विस्तार पाएगी और जिज्ञासा विस्तार पाएगी तो आप और घूमेंगे और जितना आप घूमेंगे उतना आप ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना आपको अनुभव का संसार आपका बढ़ेगा और वो अनुभव का संसार श्वेता जी का बढ़ रहा है। तो श्वेता जी, अनुभव का संसार जानबूझ के बढ़ रहा है या सब रास्ते अपने आप बनते जा रहे हैं और आपको समझने की कोशिश करनी पड़ रही है? ये दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं क्योंकि ना मैं उतनी ताकतवर हूँ कि मैं करती रहूँ। मुझे तो लगता है सबसे ताकतवर वो ऊपर वाला बैठा है जो जिसकी मंजूरी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो वही है कि वो उनका आशीर्वाद है और अपने बड़े बुजुर्गों, अपने गुरुओं की कृपा है, तो इस वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, जिज्ञासा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे विषयों के बारे में जानना है, इस समाज के बारे में जानना है और अपने अंदर जो मेरी कलाएं छुपी हैं उसको और आगे बढ़ा के लोगों की मदद करनी है। मेरा मेन पर्पस ये है कि लोगों की मदद करनी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं जब छोटी थी मैं जानना चाहती थी पर नहीं जान पाती थी। आज तो इस इंटरनेट के ज़माने में लोग गूगल कर लेते हैं, तुरंत जान जाते हैं। जस्ट वन स्टेप, मतलब आपको यू नीड जस्ट वन स्टेप, आप टाइप करिए, आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना पता चल जाएगा। लेकिन दैट इज़ वेरी सुपरफिशियल। उस कुछ भी जानने के लिए आपको थोड़ा डीप तो नॉलेज चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो यही था कि बचपन से शुरू हो गई मेरी ये यात्रा और थैंकफुली मैं इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली, स्पेशली माई मदर, कि मेरी मदर एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे बचपन से बहुत सपोर्ट किया। शायद उस उम्र में जिसमें मैं खुद को भी नहीं समझती थी, कुछ जानती थी और बस ये होता था कि हाँ सुबह उठना है, खेलना है, कूदना है। तो 4-5 साल की उम्र से उन्होंने मुझे दिशा दी पढ़ाई के साथ साथ, अपने वक्त में मेरे लिए वक्त निकाल के, जो हालांकि हर माँ करती है। माँ होती ही इतनी खूबसूरत, तभी हर बच्चे के करीब एक माँ होती है। और तो माँ का सपना था कि बेटी भारतीय परंपराओं में, संस्कृति में, कला में निपुण हो और उन्होंने उनकी कोशिश जीत गई और पिता का सपना थोड़ा चूर चूर हो गया कह सकते हैं क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहते थे। वो खुद इंजीनियर हैं। तो अपने नक्शे कदम पर बेटी को चलाना चाहते थे, लेकिन माँ का भाव यहाँ जीत गया और बेटी न केवल सिंगर बन गई बल्कि आप अच्छे नृत्य में भी वो नृत्यांगना भी वो बनती जा रही हैं, बल्कि उस दिशा में अब शिक्षा भी दे रही हैं और वो माँ की उस भावना का पोषण निरंतर आगे दूसरे बच्चों को भी कला और संस्कृति की दिशा में ठीक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करने में कर रही हैं। जी तो हुआ यही था कि जब मैं छोटी थी तो मेरी यात्रा जो शुरू हुई पहले संगीत सिखाने से ही हुई। प्रयाग संगीत समिति में मेरी मम्मा ने एडमिशन कराया था और मैं मुश्किल से 4-5 साल की रही होंगी। तो वहाँ पे 3 बहनें जो हमारी पहली गुरु बनी, एक नृत्य सिखाती थी, एक संगीत और एक तबला। तो मैं बहुत छोटी थी तो वो मुझे बहुत स्नेह भी करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ काफ़ी लड़कियाँ आती थी, दीदी लोग आते थे, तो बहुत ही सुंदर वातावरण। तो वहाँ पे मैं सीखती थी और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मदर भी स्ट्रिक्ट हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ जो समय शाम का मैं वहाँ पे बिताती थी बस वो करके फिर आ जाना होता था। तो उसी में हारमोनियम बजाना सबसे पहले मैंने सीखा, वोकल और तो रागों के बारे में शुरुआत हुई। तो मैंने जूनियर डिप्लोमा किया वहाँ पे, फिर
मेरी मदर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, 5 साल में उनका होता है, तो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो वो संस्था छूटी वहाँ से। मैं जिस जगह गई तो वहाँ पे वो संस्था नहीं थी, ये मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन फिर उसमें भी एक अच्छी बात ये थी कि जब मैं गई तो स्कूल में मैं पूरा डेडिकेटेड हो गई, पढ़ाई बहुत ध्यान से करना। मुझे ये होता था कि मुझे अपने बेस्ट करना है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से अच्छे समझना है, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे मुझे, बहुत अच्छे बातें सीखने को मिलती थी, मेरे एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते थे, सभी से मैं कुछ ना कुछ सीखती थी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्रोता, यहाँ पे एक सवाल ये जन्म ले रहा है कि जब आपको संगीत की दिशा में आपने प्रशिक्षण लिया, आपकी माता जी है वो, उनका भी रुचि थी, तो ये स्पोर्ट्स में आपका भाव कैसे आएगा और स्पोर्ट्स में नेशनल तक कैसे पहुंच गई? क्योंकि अमूमन जिस दिशा में बच्चे होते हैं उसके इतर जो है वो ऐसे बच्चों के तौर पर खेलें कूदें अलग बात है, लेकिन करियर के तौर पर बनाने लग जाएं और माँ बाप उसको स्वीकार कर लें, अमूमन नहीं होता। असल में बात ये है कि मैं छोटे से, क्योंकि मैं टॉम बॉय की तरह रही थी, तो साइकिलिंग, बाहर खेलना कूदना, इन सब में मैं बहुत एक्टिव रही। और जब मैं कई मम्मी के साथ जब मेरी मदर का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे ये हुआ कि उस स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इवेंट्स चल रहे थे, और तो मैंने वहाँ पे बैडमिंटन, हैंडबॉल, हॉकी सब खेलना शुरू किया। और क्योंकि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स टीचर थे उनको मेरे अंदर प्रतिभा दिखी, मैं थोड़ी शुरू से लंबी रही, मतलब बचपन से मैं लंबी रही हूँ लड़कियों में, सामान्य बच्चों से। तो मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी होती थी, सबसे लास्ट में होती थी, तो ये हो जाता था कि ऑब्वियस है, और इस जो लंबे हैं इनको ज़रूर बेनिफिट मिल जाता है, ये तो है। तो उसमें मैंने भी अपनी प्रतिभा को जाना कि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। तो सुबह 5 बजे साइकिल से जाती थी मैं स्कूल अपने घर से, और एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना मैंने सीखा, वो मुझे बहुत मज़ा आता था स्ट्रेचिंग करने में। हालांकि वो होता नहीं है कि जैसे जो बच्चे नृत्य संगीत में होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा नहीं निकलते हैं, टैनिंग हो जाती है, दाने हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती थी, मैं फेस करती थी, लेकिन परवाह नहीं थी। शायद उस वक्त इतना समाज में या मेरे माँ बाप ने भी इतना मुझे कोई फोर्स नहीं किया। मेरे साथ में जो लोग थे वो भी स्पोर्ट्स में, मेरे साथ में फ्रेंड्स बहुत थी स्पोर्ट्स में, तो हम लोग बैडमिंटन खेलना और हॉकी खेलना, मुझे वो गोलकीपर बनाना चाहते थे तो क्योंकि अच्छा कवर करती थी मैं, और मेरी इच्छा थी कि मैं और हॉकी में अच्छे से समझूं। मेरे फादर की फेवरेट एक्चुअली स्पोर्ट्स हॉकी ही है, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं ध्यानचंद, तो उनके लिए तो उन्हें बहुत प्राउड मोमेंट था कि मेरी बच्ची सीख रही है। तो हालांकि वहाँ पे मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली, और फिर 10th जब बोर्ड्स आता है तो थोड़ा सा पीछे लिया। और लेकिन ये ट्रायंगल बन गया कि एक तरफ आप संगीत सीख रही हैं, दूसरी तरफ आप स्पोर्ट्स में हैं, और तीसरी तरफ पिताजी का सपना परवान चढ़ रहा है कि इंजीनियर बनने मेरी बेटी बनेगी, और वो कंपटीशन दिलाने के लिए आपको ले जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उनका ये था कि मैथ्स में बेटा मेहनत करो। तो जैसे बच्चों की कोचिंग लगती है, बिल्कुल हमारी कोचिंग लगी स्कूल के बाद, तो फिर समय बढ़ जाता है। तो और ये भी होता था कि मैं जिस जगह थी वहाँ बड़ा दूर मुझे साइकिल से जाना पड़ता था, काफ़ी डिस्टेंस होता था, तो फिर स्कूल से आने के बाद मुझे कोचिंग करना होता था। लेकिन 10th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे साइंस और मैथ्स दोनों में, तो मेरे पास ऑप्शन था या तो बायोलॉजी साइंस ले लो, या मैथ्स ले लो, या दोनों ले लो। तो उस वक्त मैंने PCM बैकग्राउंड लिया, और ये कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस हुआ था, C++, तो मैंने सोचा चलो टेक्नोलॉजी आगे का ज़माना है, लेते हैं, देखते हैं क्या है। पता नहीं था कि बहुत मुश्किल भी होता है, और बहुत अच्छी गाइडेंस चाहिए कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग और इन सब के लिए। खैर स्कूल तो स्कूल होता है। 11th 12th में मैं जानना चाहती थी दूसरे फील्ड्स के भी बारे में, जैसे आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, उनके बारे में हम लोगों को इतनी नहीं थी। लेकिन मैं बताती हूँ कि अगर आपके बच्चों का मन हो कि उन्हें आर्ट्स पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है या कोई भी स्ट्रीम लेनी है, तो बिल्कुल उन्हें मौका दीजिए, या अगर उन्हें नहीं पढ़ना है, कुछ वक्त लेके पढ़ना है, तो वो भी मौका दीजिए। आज ये सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि बच्चे की मंजूरी बहुत ज़रूरी है, मुझे ज़रूरी लगता भी है, और उसको सही बताना भी ज़रूरी है। मार्गदर्शन कई बार बहुत से बच्चे पूरी जानकारी नहीं होती और अधकचरे जानकारी के आधार पर कोई निर्णय करने जाते हैं, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं, इसलिए आपका सलाह ठीक है कि थोड़ा समय दें और समय लें भी, दोनों भी जिम्मेदारियां। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जैसे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, खास करके करियर को लेकर के, ये बहुत बड़ा मसला होता है। उसमें परिवार की भागीदारी भी है, अपनी जिम्मेदारी भी है, दुनिया से मार्गदर्शन भी लेना है, और सबको पका करके ऐसी रेसिपी तैयार करनी जो परफेक्ट हो, बड़ा मुश्किल है। तो आपके फादर ने भी ये कैसे मुश्किल से एक्सेप्ट किया कि आपने 12th के बाद आपने एक बार एग्जाम दिया और ये तय कर लिया कि अब इंजीनियरिंग को नमस्ते? हाँ, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट, और 12th के एग्ज़ाम देने के बाद उनका ये था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लीजिए, एग्ज़ाम्स दीजिए। मैंने ठीक है, उनकी खुशी के लिए मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी की, पर कहीं ना कहीं ये था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। वो
शायद फील्ड मेरे लिए नहीं है, पता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, उस वक्त नहीं था। पर मन में एक अंदर की आवाज़ होती है, एक अंतरात्मा आपको जो बोलती है कि कुछ और। तो ये था, ये मैंने अपनी माँ से बात की, क्योंकि और कोई था नहीं मेरे। तो उस वक्त मैंने अपनी मदर को जब शेयर किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी बात समझी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो क्या करना चाहती हो। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मम्मी मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे मुझे बोलना बहुत पसंद है, मुझे नृत्य पसंद है बहुत ज़्यादा, शास्त्रीय नृत्य, और मुझे कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस में स्कूल में भी हमारे यहाँ फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, और मुझे संस्कृत पसंद, थोड़ी थोड़ी नॉलेज मुझे सबकी हुई स्कूल के बदौलत। और फिर जब मेरी माँ ने एक बार एक इश्तिहार देखा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, तो उन्हें ये शायद उन्हें मजबूत हो गया इरादा कि मैं अपनी बच्ची को ये ज़रूर कराना चाहिए। कई बार कम्युनिकेशन की बात कर चुकी है। हाँ। तो इधर इसको भेज देना ठीक है, भेज देना ठीक है। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत याद है कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, शायद प्राइमरी स्कूल में या फिर उससे भी छोटी रही होंगी, एक बार मैं लखनऊ से वापस जब अपने टाउनशिप जा रही थी ट्रेन में, तो ट्रेन में एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो वो मेरी जो हरकतों को देख के उन्होंने मेरे फादर को जो सलाह दी थी, वो ये बोला था कि आपकी बेटी में का उच्चारण बहुत सुंदर है, इतनी छोटी बच्ची का, वो कविताएं इतनी अच्छी अच्छी पढ़ रही हैं, उसके अंदर बड़ा ही एनर्जी है, इसको आप ज़रूर कम्युनिकेशन फील्ड में, जर्नलिज्म में डालेगा। पत्रकारिता के लिए आज के युवा में ये बहुत ज़रूरी है और ये आज चल रहा है, आप बच्चे को उधर ज़रूर डालेगा। तो पिता भी कन्विंस हो गए? मेरे पिता को हालांकि इतना कुछ वो नहीं था कि पत्रकारिता कहाँ, पत्रकारिता तो दिल्ली बॉम्बे के बच्चे, और फिर उसका एक अलग ही उसकी शायद नॉलेज भी नहीं थी कि पढ़ाई क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है। लेकिन ये बात उनके भी दिमाग में गई, मेरी माँ के दिमाग में भी गई, मेरे भी। तो उसके बाद मेरी माँ ने मुझे माइक खरीद के पकड़ा दिया था, और ये दाखिले का आधार बन गया। हाँ, मास कम्युनिकेशन का, और एक इन्होंने उसमें BJMC ज्वाइन कर लिया, बैचलर्स इन आगे जर्नलिज्म। क्या कुछ हुआ इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये एक युवा के ज़िंदगी को गढ़ने की कहानी अपने आप में बानगी है। और ऐसे बहुत सी युवा साथी, उनकी ज़िंदगी लगभग मिलती जुलती हो सकती है या थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मसला यहाँ है कि आप अपने करियर को निर्णय कैसे करें, और अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उसको छिपाएं नहीं, उसको सम्मान दें, उसको स्थान दें, और उसको आगे लेकर जाने का जिम्मा आपके कंधों पर है। बाद में शिकायत करना ठीक नहीं। तो उसके लिए सबके पास अपनी बात को रखें। तो अभी लेते हैं एक अंतराल, और युवा मन में आगे बात करेंगे श्वेता राजवंशी से, और भी इनकी दुनिया कैसे उलटती पुलटती रही और यात्रा आगे बढ़कर अलग किस पड़ाव तक पहुंची है, उसकी जानकारी भी देंगे। लेते हैं छोटा सा अल्प विराम। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है युवा मन। और हमारे साथ एक ऐसे युवा साथी हैं श्वेता राजवंशी जी, जिनके बारे में आपने पढ़ा। एक डांसर भी हैं, एक सिंगर भी हैं, साथ में आप सोशल एक्टिविस्ट भी हो गई, क्योंकि सोशलॉजी में आपने MA कर लिया है, और उसके अलावा आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, और अब चूँकि जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, और अगर लेखन में रुचि तो है ही, तो एक जर्नलिस्ट भी हैं ही, क्योंकि लिखेंगी तो बहुत सारा ऐसा खजाना जो आपने पाया है वो आप दुनिया के सामने लेकर आएंगे। श्वेता जी, तो आपका ग्रेजुएशन तो तय हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की दिशा में यात्रा शुरू की, तो ये बदल कैसे गया, सोशियोलॉजी कैसे पहुंच गए? पहले तो मैंने जर्नलिज्म में किया, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन, उसकी पढ़ाई कर ली, पब्लिक रिलेशन, और उसके लिए संघर्ष किया और IIMC पहुंच गए। मैंने काफी तैयारी की थी, क्योंकि JNU में है वो इंस्टीट्यूट, और ऑल इंडिया एग्जाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जर्नलिज्म का पहला स्कूल पूरे देश का है, जो शुरू हुआ, और जहाँ पर पूरे देश के प्रत्येक विद्यार्थी जो इस दिशा में करियर बनाते हैं और जाना चाहते हैं, वहाँ ये पहुँच गई। और एडवर्टीजमेंट और PR में, पब्लिक रिलेशन में आपने, इन्होंने PhD डिप्लोमा कर लिया, और उसके बाद जब इनको लगा कि ये कोर्स करने के बाद इसकी दुनिया तो माया नगरी में है, और ये माया नगरी पहुँच गई, और मुंबई में ये काम करते करते इनको लगा कि मेरी दुनिया तो कहीं और है, तो इससे भी इतर हो गई, और फिर कहानी की दुनिया में आ गई। और कहानी लिखते लिखते कहानियों के सरताज नीलेश मिश्रा की ये सहयोगी बन गई, और न केवल सहयोगी बन गई बल्कि उनकी मैनेजर भी बन गई। मैं मैनेजर। और कहानियाँ कितनी सुनाई आपने? आपकी कहानियाँ नीलेश ने कितनी सुनाई? मेरी कहानियाँ ऑन एयर गई हैं बिग FM यादों का एडिट बॉक्स में, और 2 स्टोरीज मेरी गई, और उसमें उनके मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि जो पहली स्टोरी मैंने भेजी थी कि सिलेक्शन के लिए, वही उन्होंने बोला कि इसको फाइन और करिए और ये जाना ऑन एयर जा सकती है।
तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी जो मंडली है उसमें बहुत अच्छे राइटर्स, मैं तो मतलब मैं कहूँगी कि क्या हूँ, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स इतनी मेहनत करते हैं। और मैं सबसे यंगेस्ट लोगों में से थी वहाँ पे, बहुत कम उम्र में मैं पहुँची थी वहाँ पे। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी मैंने व्यवहार और उनके व्यक्तित्व से मैंने बहुत कुछ सीखा समझा। और एज ए मैनेजर मैंने काम किया वहाँ पे। और फिर मतलब मैं बता दूं थोड़ा सा, और जो साथी जिन्होंने उनको सुना है तो वो तो उनके फ़ैन हैं ही, बिल्कुल। जो उनके फ़ैन नहीं हैं, जिन्होंने नहीं सुना है, तो नीलेश मिश्रा जी न केवल बुनियादी तौर पर वो कई फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे, उन्होंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी और बहुत से उन्होंने गीत भी लिखे, और साथ में वो कहानियाँ सुनाते हैं और वो एक कहानीकार के तौर पर जाने जाते हैं। और न केवल उन्होंने ये काम किया बल्कि गांव कनेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके ज़रिए गांव की पत्रकारिता, गांव के विषयों को समाज के सामने लाना, दुनिया के सामने लाना, यहाँ तक कि उसके सर्वे भी करते हैं, वो रिपोर्ट भी सामने लेकर आते हैं। और अब इन्होंने स्लो इंटरव्यू भी एक शुरू किया जिसके ज़रिए बुनियादी तौर पर किसी के व्यक्तित्व को ठीक ढंग से जाना और समझा जाए। बिल्कुल, तो ज़रूर सुनिएगा, आप भी सुनिए। हाँ। और अच्छे इंसान बनने के लिए जितनी अच्छी सामग्री जहाँ कौन भी उपलब्ध है वो लेनी चाहिए। जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस ज़रिए मैं उनको आपके सामने बता पा रही हूँ। हालांकि बहुत लोग जानते होंगे उनके बारे में, आई एम वेरी श्योर, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे माध्यम से उनकी ये तो बड़ा मौका मिला। हाँ। क्योंकि बहुत से लोग सुनने तक ही सीमित रहते हैं, महदूद रहते हैं, लेकिन आपने उनके साथ काम भी किया और ऐसा आपको अवसर और मिले हैं। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर दुनिया बदलने की क्या जरूरत थी, और आप फिर से भातखंडे पहुंच गई और अब आपने नृत्य में अपना हाथ और कदम शार्प करने की कोशिश की। जी, ये था कि मैं पढ़ाई, जैसे होता नहीं है कि लोग जॉब शुरू कर देते हैं तो पढ़ाई दरकिनार हो जाती है, लेकिन नहीं, मैंने चाहे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रही हूँ या सर के साथ काम कर रही थी, किताबें हमेशा मेरे साथ थी। मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी और उनके एग्ज़ाम्स मैं देने जाती थी, फिर चाहे मुझे दिल्ली जाना हो, कहीं भी जाना हो, मैं जाती थी। और पढ़ाई को मैंने हमेशा इम्पोर्टेंस रखी है, अपनी ऊपर रखा है मैंने पढ़ाई को। शायद उसी बदौलत मैं यहाँ आज बैठी हूँ। सच में ये मेरी ये सरस्वती माता की कृपा होनी सब पे बहुत ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब माता सरस्वती का आगमन हो जाए, और जिसके पास माता सरस्वती का आगमन हो जाता है, लक्ष्मी जी रूठती नहीं है, रूठती नहीं है, कम या ज़्यादा रहें लेकिन रहने ज़रूर आती हैं। रहती ज़रूर हैं। तो मैं एग्ज़ाम्स देती रही। मैंने लॉन्ग डिस्टेंस मास्टर्स भी जर्नलिज्म में पूरा कर लिया था, मास कम्युनिकेशन में अच्छे नंबरों के साथ। उसके साथ मैंने भातखंडे मेरा ज्वाइन हुआ क्योंकि कुछ निजी कारण थे जिससे मुझे लखनऊ में रुकना पड़ रहा था। तो मेरे फादर ने ही एडमिशन कराया था। उन्होंने बोला था कि जो, और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी थी कि जो बचपन में नहीं चाह रहे थे कि मैं नृत्य में अपना करियर बनाऊं, और कहा भी जाता है कि नाचोगे, गाओगे, कूदोगे, करोगे किस्मत खराब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहावतें सुन सुन के बड़े होते आए हैं हम। लेकिन उनका ये जो मैं एडमिशन जाके करा ना, मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था। और क्योंकि भातखंडे एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है कला के क्षेत्र में, स्पेशली नृत्य और संगीत के, शास्त्रीय नृत्य संगीत के क्षेत्र में। और हम लकी हैं, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि लखनऊ में मैं थी उस वक्त और लखनऊ में हूँ इस वक्त, और यहाँ पे इस इतनी बड़ी, इतनी अच्छी संस्था का पार्ट हूँ मैं। और मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ से मैं नृत्य सीखी, शिक्षा कर रही हूँ। मैंने विशारद किया है कथक नृत्य में, और मैंने वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स और मेरे साथ में जो सहपाठी हैं इतने अच्छे, और सभी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे एक नई दुनिया देखने का मौका मिला। असल में ये जो दुनिया है ये मेन स्ट्रीम से एकदम अलग है, लोग नहीं जानते हैं। आई एम वेरी श्योर लोग नृत्य कला के बारे में सिर्फ वो देख पाते हैं जो टेलीविज़न में दिख रहा है या जो बॉलीवुड के थ्रू दिख रहा है, लेकिन वो एक सिर्फ पहलू है। रियलिटी तो इतनी सुंदर है और बड़ी गहरी है, जिसमें जब आप जाते हो किसी इंस्टीट्यूट लाइक भातखंडे तो आप वहाँ पे एग्जाम्स जो होते हैं आपको किताबें पढ़नी होती हैं, प्रैक्टिकल तो आप बिल्कुल। यहाँ बताना ज़रूरी है कि अमूमन हमारा समाज में जो लोग गाँव से आते हैं, क्या बहुत रूढ़िवादी मानसिकता से निकल कर आए हैं, वो कहते हैं नाच गाना मतलब समय की बर्बादी। तो नाच गाना समय की बर्बादी नहीं है, ये एक शास्त्र है, और वो शास्त्र इतना बृहद शास्त्र है कि ये एक चिकित्सा का शास्त्र भी है कि संगीत की चिकित्सा होती है, रंगों की चिकित्सा होती है, स्पर्श की चिकित्सा होती है, लेकिन ये स्पर्श कैसा हो इसका ज्ञान तो संगीत और नृत्य की विधा में ही सिखाया जाता है। भाव और भंगिमा के साथ में आप जो अभिव्यक्त करते हैं वो भाषा से ज़्यादा है, तो उसकी निपुणता अपने आप में आपको श्रेष्ठ बनाती है और आप बहुत कुछ कह पाते हैं जो आप शब्दों से बयां नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज्ञान है, और ये ज्ञान जो है बिरले लोगों को मिलता है जिनके अंदर ये प्रभु गुण देता है, और वो गुणी लोग ही इसको प्राप्त कर पाते हैं। जी,
जी, तो जब मैं यहाँ पे मैंने मेरे प्रोफेसर्स ने, मेरे जो मैम हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया कि बेटा आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। तो जब मैं उन राइटर्स की किताबें लेके पढ़ती हूँ तो मुझे पता चला ये साहित्य कितना बड़ा है। हम सुनते हैं नाट्यशास्त्र, इसमें अभिनय दर्पण, हमने नाम सुना है, बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं सुना। लेकिन क्या आपको पता है ये कितना बड़ा शास्त्र है? सिर्फ नाट्यशास्त्र ही कितनी बड़ी ग्रंथ है, अभिनय दर्पण, ये कितने लोगों की मेहनत है। उसके बाद हमारे गुरुजनों की, कुड़ीजनों की मेहनत जो आज तक कायम है। ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य भारत की समझ लीजिए सबसे पहले छवि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे है, वो उसके संस्कृति के वजह से, कला और संस्कृति और परंपराएं हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनके पीछे विज्ञान है, और वो विज्ञान भी आज का नहीं, सनातन है। तो जो बहुत पुराना होता है उसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, वो धीरे धीरे एक शेप लेता है। तो हम बहुत सरलता से पा जाते हैं, इसलिए हम उसका एंजॉयमेंट तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे की तपस्या हमें पता नहीं होती। जानना ज़रूरी है, जानेंगे तो गर्व भी होगा, आपका समझ का स्तर भी बढ़ेगा, और आपके चिंतन की जो आधारशिला है वो थोड़ी मजबूत होगी। जी बिल्कुल। तो सारे युवा साथियों के लिए इसीलिए ऐसे युवाओं को हम बुलाते हैं जिनके संवाद के साथ ये समझ स्थापित हो, क्योंकि ऐसे बोलने पर वो मोनोलॉग होगा। और अमूमन हमारे बड़े जो साथी हैं वो अमूमन कह देते हैं कि भाषण मत दीजिए, कि भाषण से हम बोर हो जाते हैं। जी आपको भी लगता था पहले? बड़े बड़े जब ज्ञान देते थे कि भाई बच्चे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो लगता था ये तो पागल कर देंगे। नहीं, सुन तो लेते हैं। हाँ? क्योंकि हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहे कि सुन तो लेते ही हैं, भले लेकिन समझ में ना आए, भले कई चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं, लेकिन ये था कि जो चीज़ें टच कर गई वो रहती हैं, और वही शायद बदलाव ले आती हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी, या इस यात्रा में भी जो चल रही है उसमें जब कोई चीज़ लग जाती है तो लगता नहीं अब तो और मेहनत करनी है और उस चीज़ को जानना है। तो मैंने जब नृत्य का विज्ञान समझा, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, मैंने किताबें पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक जर्नी है जो अभी शुरू ही हुई है, इसको मैं आगे और ले जाना चाहती हूँ। इस पे मैं और काम करना चाहती हूँ, अपने आप को और निखारना चाहती हूँ। जो यात्रा जारी रहेगी, इसके साथ साथ मैंने ये पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई मैंने कभी नहीं छोड़ी, पढ़ाई हमेशा मेरे साथ रही। ये मैंने कभी इसे एज अ करियर नहीं लिया, शुरू किया था। ये मेरे अंदर की प्रतिभा जो मैं चाहती थी और मेरे परिवार चाहते थे कि मैं इसको बहुत अच्छे से इसको एक दिशा दूँ, तो वो मुझे दिशा यहाँ मिली। और पढ़ाई भी मैं साथ करती रही। मैंने सोशियोलॉजी में जब मैंने मास्टर्स, मैंने जब वो किताबें पढ़ी, जब मैंने थिंकर्स के बारे में पढ़ा, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब वेस्टर्न, आप जैसे बहुत सी चीज़ें आप टीवी में देखते हो, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब चीज़ें, तो एक बहुत ही सुपरफिशियल इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जैसे हमारे भारत का साहित्य है, वैसे ही पूरी दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने थ्योरीज लिखी हैं, बहुत से ऐसे थिंकर्स हैं जिनके बारे में सबको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे थिंकर्स के बारे में मैंने सोशियोलॉजी में स्पेशली जाना। मास कम्युनिकेशन में भी पढ़ती थी थ्योरीज, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती थी। जब मैंने सोशियोलॉजी में सोसाइटी की थ्योरीज पढ़ी, सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे हो गए, जिन्होंने 18वीं सदी 19वीं सदी के जो इनलाइटनमेंट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, उन्होंने जो ये सब्जेक्ट लिखा, साइंस ऑफ सोसाइटी सोशियोलॉजी, तो मैंने अपने आप को बहुत लकी समझा उस वक्त की किताबें पढ़ते हुए, ये थिंकर्स के बारे में पढ़ते हुए। कार्ल मार्क्स, डर्कहेम, इतने बड़े थिंकर्स हैं ये, अमेरिकन थिंकर्स, जर्मन थिंकर्स, फ्रेंच थिंकर्स। तो बैठे बैठे एक जगह पे मुझे कितनी जगहों के बारे में पता चला। अगर ये ना हो पाता, अगर आप सोशियोलॉजी ना पढ़ती, बिल्कुल मेरा जो पर्सपेक्टिव है और खुला। मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, माइंड ओपन होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं उन चीज़ों को भी पढ़ के मुझे समझ में आया। और आपने किया नहीं फिर? मैंने वैसे कभी अपने आप को ये कंपेयर नहीं किया, क्योंकि आई नो कि सभी के अंदर संभावनाएं छुपी हुई हैं, सभी के अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं, और हर कोई यूनिक है। बिल्कुल। और आपके अंदर जो यूनिकनेस है, जो आपकी विलक्षण प्रतिभा है, उसका प्रस्फुटन तब होगा जब आप उसे शेप देंगे, उसे खाद पानी देंगे, उसको आप संवारेंगे, उसको तराशेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। तो आप सब अपने आप को तराशिए, आगे बढ़ाइए। श्वेता जी को मैं यहीं विदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपसे बहुत सी बातें हुई हैं, और चलते चलते कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं एक पंक्ति बोलूँगी। ये बहुत फेमस जो पोएट हैं, रूमी, सभी जानते हैं, उनकी एक बहुत सुंदर लाइन है जो मुझे पसंद है, और ये मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड करती रहती हूँ। और एक छोटी सी पंक्ति पे इतना बड़ा सार छुपा है, ज़रूर सुनिए।
रूमी जी ने कहा है, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द इंटायर ओशन इन अ ड्रॉप, इन अ सिंगल ड्रॉप। या आप पूरा समुद्र हैं एक बूंद में, और बूंद समुद्र में समा जाए या समुद्र बूंद में समा जाए, ये सब आपके हाथों में है। तो आप बन कभी सकते अपने हैं, आप को छोटा ना समझें, कभी छोटा ना समझें, आपके अंदर बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ छुपा है। तो आप एक छोटा सा बीज हैं जो हजारों बीजों का आधार बन सकता है, एक बहुत बड़ा आप में समंदर छुपा हो सकता बरगद है, का वृक्ष बन सकता है, आप पूरी दुनिया को रोशन करने वाला एक दिया बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। लेकिन निराश कभी ना हो, आशा का दामन थामे रहें, कर्तव्य के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें और अपने कर्म को कभी शांत ना होने दें, और आपके अंदर की ज्वाला जितना धधकेगी रोशनी उतनी होगी। तो आप बढ़ें, आप निरंतर प्रगति करें, यही हमारी कामना है। युवा मन का उद्देश्य भी यही है। और ऐसे युवा साथी जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया है लेकिन अभी भी उन्होंने अपना हाथ खाली रखा है ताकि कुछ और पाने की संभावना बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो आपकी मंडली है, क्योंकि वो मंडली में बहुत से लोगों को ऐसे सही मायने में एक उम्मीद की किरण दिखाने वाली कहानियों की दरकार है। तो जो जीते जागती मिसालें हैं उनको हम लेकर आते हैं। और अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ है तो आप हमारे स्टूडियो पहुंचिए, संगीत नाटक एकेडमी में, गोमती नगर। आप आएँ, आपका स्वागत होगा। और आप लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं और सुनते रहिए थैंक यू सर, रेडियो जय घोष। नमस्कार, आपको धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।